हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जय भगवान और मैं करंटली JNU CSRD से MA फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ। और मैंने प्लान किया है कि मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे CUT PG एंट्रेंस की तैयारी करवाऊँ, क्योंकि मैंने भी इसके लिए कोई बैच वगैरह नहीं लिया था और शायद मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी इतनी ज़्यादा। मैं अपने पास जो कंटेंट अवेलेबल था और नेट के PYQs थे और कुछ एक यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियोस जो अवेलेबल थी, वो देखकर थोड़ी सी गाइडेंस लेके खुद से ही मैंने एंट्रेंस से क्रैक किया। और आपको भी इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से नीड नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से किसी गाइड थोड़ी बहुत गाइडेंस के अलावा किसी यूट्यूब चैनल वगैरह से या मतलब खुद से भी आप कर सकते हैं। इस एंट्रेंस को मेरे ख्याल से 3 टाइप के स्टूडेंट्स देते हैं। नंबर 1 जो अभी करंटली अपनी ऑनर्स ज्योग्राफी ऑनर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं ज्योग्राफी से। और नंबर 2 जो BA बैचलर्स प्रोग्राम जिनके पास ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिक बैकग्राउंड जिनका रहा है, वो अब करंटली ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं प्रोग्राम से, BA से, न कि ऑनर्स से। और तीसरे जो जिनका बैकग्राउंड ज्योग्राफी नहीं रहा है, उनका UPSC में ऑप्शनल वगैरह रहा है। तो इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए तैयारी के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग पैटर्न रहेगा। चूँकि जो ऑनर्स के स्टूडेंट रहे हैं ज्योग्राफी के, वो लगभग अपना सिलेबस कवर कर चुके होते हैं अपने ग्रेजुएशन पीरियड में। इसलिए इस तैयारी को करते वक्त उन्हें थोड़ा ज़्यादा परेशानी का सामना मेरे ख्याल से नहीं करना पड़ता। सिर्फ अगर वो क्वेश्चंस को टैकल करें, क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उसके अलावा उन्हें कुछ ज़्यादा नई ज़रूरतें मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ती। और जो BA प्रोग्राम से हैं उनको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके सिलेबस में कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है और कुछ पैटर्न ऑफ स्टडी भी छूट जाता है, क्योंकि उन्हें एक अच्छे पैटर्न से स्टडी नहीं करवाया जाता ज्योग्राफी को। क्योंकि उनके अंदर डायरेक्ट एक सब्जेक्ट दिया जाता है और अलग अलग पेपर्स ज्योग्राफी के नहीं होते। तो इसलिए BA बैचलर्स वालों को थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पढ़ना होता है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं साथ साथ। और बात रही जिनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है, वो जो जिन्होंने UPSC के लिए अपना ऑप्शनल ज्योग्राफी रख रखा था, उनको थोड़ी सी इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती, क्योंकि क्वेश्चंस वो ज्योग्राफी के प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम आती है तो एक जगह आती है, उन्होंने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पोर्शन नहीं पढ़ा होता। अगर वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पोर्शन भी थोड़ा कवर कर ले यहाँ किसी बुक से या मतलब किसी यूट्यूब चैनल वगैरह से, तो उनके लिए भी ये एंट्रेंस निकालना आसान हो जाता है। इसी के लिए मैं आप सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करवाऊंगा कि कैसे ये एंट्रेंस क्रैक किया जा सकता है बहुत आसानी से। और मैंने भी इसके लिए कोई पर्टिकुलर बैच वगैरह नहीं लिया था। मैंने नेट के PYQs लगाए थे और अपनी जो बुक्स थी, क्योंकि मेरे पास ऑनर्स था, तो मैंने लगभग सिलेबस कवर कर रखा था, तो भी इतना ज़्यादा परेशानी नहीं आई थी। और मैंने यूट्यूब चैनल पे जो फ्री कंटेंट अवेलेबल होता है, बहुत से यूट्यूब चैनल है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, वहाँ से भी थोड़ी बहुत सहायता ली थी, क्योंकि हर स्टूडेंट लेता है किसी एंट्रेंस को करते वक्त, उन्हें थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और आसानी से मेरा एंट्रेंस हो गया था। आप भी अगर एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत गाइडेंस इधर उधर से लें। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बैच वगैरह को परचेज न करें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किसी भी तैयारी को शुरुआत करने के लिए उसका पैटर्न, प्रोसेस और फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें किसी भी तैयारी या एंट्रेंस को स्टार्ट करते वक्त, तैयारी को स्टार्ट करते वक्त हमें देखना होता है कि उस एंट्रेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हमें PYQs देखने चाहिए सबसे पहले। तो इसी शुरुआत में कड़ी में सबसे पहले मैं आपको 2025 के 24 के PYQs करवाऊंगा। ये चूंकि इस वीडियो में 2025 के PYQs है, तो मैं आपको 2025 में जो PYQs आए थे उनको कवर करवाऊंगा। और
इन्हीं पीवाईक्यूज को 2-3 वीडियो में कवर करवाते हुए आपको पैटर्न दिख जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर हम उसी हिसाब से अपनी आगे की तैयारी शुरू करेंगे। उसी हिसाब से अपनी आगे की मतलब गाइडेंस मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हमें पीवाईक्यूज से शुरुआत करनी चाहिए। और अब बात करें पीवाईक्यूज की, तो ये एंट्रेंस 2022 से लेके 2025 हो गया है। पिछले 4-5 सालों से जब से सीयूटी पीजी स्टार्ट हुआ है, तब से एनटीए कंडक्ट करा रही है। और एनटीए जब से ये पेपर कंडक्ट करा रही है, ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा डीपली नहीं आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस पहुंचे जा रहे हैं डायरेक्टली। अगर आपने स्टडी किया हो, आपका मेमोरी कैचिंग पावर अच्छी है, एक दो बार चीज़ों को सुना है, तो आप अच्छे आसानी से इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी बात है। और हर टाइप का बंदा इन क्वेश्चंस को कर सकता है। जिन्होंने ज़्यादातर मतलब यूपीएससी वगैरह एंट्रेंस पे ध्यान नहीं दिया हो, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस वो आसानी से मेरे ख्याल से कर ही सकता है। और दूसरी बात अगर की जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है। एनटीए किसी एक पैटर्न से एग्जाम नहीं ले रही है कि इस पर्टिकुलर फिजिकल ज्योग्राफी से इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के इस पार्ट से इतने ही क्वेश्चंस आएंगे। जिसका एक एग्जांपल ले सकता हूं कि 2024 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडल एंड थ्योरीज से पूछे गए थे, लेकिन 2025 में एक भी क्वेश्चंस मॉडल्स एंड थ्योरीज से नहीं पूछा गया था। थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है एग्जाम का पैटर्न। किसी भी टॉपिक को उठा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और किसी भी बड़े टॉपिक को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपको लगभग सारा कुछ ही पढ़ना होगा, और सारा कुछ कैसे पढ़ना है वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मटेरियल, और उसके साथ साथ गाइडेंस भी। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने नंबर 1 क्वेश्चन पे। देखिए, फर्स्ट है कि किस रीजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी का। अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक पढ़ा होगा तो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1 डोलडम, होस्ट लैटिट्यूड, और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो इसका आपको सबसे पहले पता है कि इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, अगर 100% होगी तो रेनफॉल होगी, ये आप सबको पता ही है। तो इसका आंसर बड़ी आसानी से हम कर सकते थे, डोलडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। आपने अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक्स पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत भी पढ़ी होंगी ज्योग्राफी, उसमें लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका बहुत ही आसानी से जवाब आप ढूंढ सकते हैं, स्ट्रोम्बोली, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, स्ट्रोम्बोली। ये पीवाईक्यू दूसरी बार मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है। पहले भी एक बार आ चुका है, और लगातार दूसरी बार रिपीट हुआ है। और नेट के पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे, तो ये कम से कम 5-7 बार रिपीट हो चुका है। एंड गन्ने का अग्रणी उत्पादक राज्य, आप अंदाजा लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में से एक होगा। अगर गन्ने की इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो महाराष्ट्र में ज़्यादा है, और अगर गन्ने का प्रोडक्शन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो इसलिए इसका क्वेश्चंस का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट्स कब प्रकाशित हुई। और ये क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से है। इन्वायरमेंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिले आए थे। एक टर्म इकोसिस्टम किसने दिया, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, और एक दो क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से पिछले साल थे, और उससे पीछे भी एक दो क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से पूछे जा रहे हैं। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर जो सम्मेलन वगैरह हुए थे, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, कौन सी टर्म किसने दी, ऐसे इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इसका भी आप जवाब आसानी से दे सकते हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा हो तो इन्वायरमेंट का। द नेक्स्ट इज, विच सोयल ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अमोंग द सोयल ऑफ इंडिया। सोयल से पिछली बार 2 क्वेश्चंस आए थे। एक तो इनमें से इंडिया में कौन सी इंट्राजोनल सोयल है, और दूसरा लार्जेस्ट एरिया ऑफ सोयल अमोंग इंडिया।
ये कोई 9th-10th का बच्चा भी आंसर कर सकता है इसका, क्योंकि सोयल वो 9th क्लास से ही पढ़ता है। इंडियन सोयल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एलुवियल सोयल इसका आंसर होगा। हम्म, ये क्वेश्चन मैं बात कर रहा था इन्वायरमेंट की। एक और क्वेश्चन ये ये भी बहुत आसानी से जवाब दिया जा सकता है। ये +1 से उठाया गया क्वेश्चंस मान सकते हैं या इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मान सकते हैं। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन कहूंगा मैं, ये भी बच्चों वाला ही क्वेश्चन था। मैंने शुरुआत में थोड़ा थोड़ा इजी लिया है, हम इजी से मॉडरेट पर जाएंगे, मॉडरेट से हार्ड लेवल पे जाएंगे, ताकि आपको लगे कि हम इस एंट्रेंस को कवर कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं शुरुआत में ही हार्ड क्वेश्चंस लेता तो आप कहीं ना कहीं शुरुआत में ही अपने हथियार डाल देते, इसलिए मैंने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन शुरुआत में रखे हैं। उसके बाद मैंने थोड़े हार्ड टू मॉडरेट रखे हैं, और हार्ड तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आए ही नहीं थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। और कुछ 5-6 क्वेश्चंस हर एंट्रेंस में रहते हैं कि जिनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो क्वेश्चंस तो छोड़ने लायक होते ही हैं हर एग्जाम में 5-6 क्वेश्चंस, क्योंकि हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता, आपको भी पता है, कुछ ना कुछ आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चंस पे चलेंगे तो एलिमिनेशन से आसानी से हो सकता है ये क्वेश्चंस। एक एक 1 मिनट, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा पुराना हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं है, मैं उस क्वेश्चंस को पीछे नहीं ला सकता। उसके अंदर पूछा गया था कि कौन सा कौन सा ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स और हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, उनके बारे में पूछा गया था। कौन सा प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कौन सा सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। हमें पता है कि ऑटोट्रोप्स जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, तो उन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर बोल सकते हैं हम। और उसके बाद हेटरोट्रोप्स को कंज्यूमर बोल सकते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में ओमनिवोर्स आ जाएंगे, और लार्ज कार्निवोर्स में आ जाएंगे कार्निवोर्स। तो इस उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से एलिमिनेशन से दिया जा सकता था। और एक और आसान क्वेश्चन पॉलिटिकल ज्योग्राफी से हमारे सामने है। ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ है। इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा मतलब, जो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, तो अगर वो तुक्का लगाएंगे तो उनका क्वेश्चन आसानी से गलत हो सकता है, क्योंकि सही नहीं हो सकता। इसका रीजन ये रहेगा कि ओपेक एक पेट्रोलियम निर्यात देशों की संस्था है, और कोई भी आसानी से गेस करेगा जिसने न पढ़ा हो, तो वो मिडल ईस्ट के देशों में करने की सोचेगा, और वो वियन्ना के स्थान पे दुबई आंसर कर देगा, और उसका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो इसका आंसर वियन्ना हो जाएगा। और और एक बात बताऊं कि अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस का रेशो की बात करें, तो 1-2 क्वेश्चंस ही आते हैं, और हेडक्वार्टर हर साल पूछ ही लेता है। तो हेडक्वार्टर्स हम एक वीडियो में एक साथ कवर कर लेंगे। जो संगठन है बड़े बड़े, सार्क हो गया, आसियान हो गया, उनके बारे में बेसिक बेसिक डिटेल हमें आगे एक वीडियो में कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेस्पियोस एक प्रतिभाशाली रचना है। जेस्पियोस ये जियोग्राफिकल थॉट का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका जवाब भी आप आसानी से दे सकते हैं। और जिसके भी मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, जिसके भी ये क्वेश्चन शीट उठाई है, उसने भी आंसर सही किया है। जेस्पियोस हिकेटियस की एक रचना है, और बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस हर हर साल ज्योग्राफिकल थॉट से देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसे हमें कवर करना ही होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में 2 चीज़ मैं इम्पोर्टेंट मान सकता हूँ। नंबर वन नंबर वन इज दैट ज्योग्राफिकल थॉट, एंड सेकंड इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इन दो से मेरे ख्याल से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चंस हमें करना चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी आत्मा है ज्योग्राफी की। मेरे ख्याल से फिजिकल ज्योग्राफी हमें पूरी ही कवर करनी चाहिए, और पढ़ने में भी मज़ा आता है, इतनी बोरिंग नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी। बशर्ते बात करें, अगर कंपेयर करें कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी से कंपेयर करेंगे, तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते बंदा बोर भी हो जाता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, थोड़ा सा वाद है। और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े तो मज़ा आता है। लैंड फॉर्म्स की स्टडी करो, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ो, ओशनोग्राफी के अंदर वेव्स को पढ़ो, और अगर इन्वायरमेंट के पोर्शन पे आ जाएं तो भी मज़ा ही आता है पढ़ने में। तो
हमें फिजिकल ज्योग्राफी तो कवर करनी करनी है, और ह्यूमन ज्योग्राफी पे सिलेक्टेड कंटेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, हमें सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है, और उन सब के लिए मैं आपको गाइडेंस दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, arrange the countries in descending order in marine fish production in 2020 as per FAO 2022 रिपोर्ट। ये क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको भी थोड़ा आश्चर्य होगा कि इसके बारे में जानने के बाद, कि ये क्वेश्चंस लगातार 4 बार रिपीटेड है। हर बार ये मेरीन प्रोडक्शन पे ये पूछ ही लिया जाता है, हर बार लगातार 2022, 23, 24, 25, 25 में चौथी बार लगातार ये रिपीट हुआ है। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज क्वेश्चंस की चेंज हो सकती है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, शायद अगली बार 2026 में भी देखने को मिल जाए। ये लगातार लगातार रिपीट हो रहा है, लगातार 22, 23, 24, 25, हर बार। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A condition in which temperature in the troposphere increases with height। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस, हर कोई भी देखते ही आंसर कर सकता है इसका। इसका आंसर होगा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। Who coined द टर्म इकोसिस्टम। मैं कह रहा था ना कि इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन इन्वायरमेंट से है, और तीनों ही बेसिक क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से तीनों ही हो सकते थे। इसमें बड़ी आसानी से हर कोई आंसर कर सकता है। एजी टांसले और हैकल में थोड़ा सा सबको कंफ्यूजन रहता है कि हैकल होगा, एजी टांसले होगा। आप अपनी बुक्स चेक कीजिएगा और एक बार इसको देखिएगा कि इकोसिस्टम किसने दिया था और दूसरी टर्म किसने दी थी। ये इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन होता है। आप इसे कंफर्म करेंगे तो आपके एक साथ 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि इस बार भी चांस रहेगा कि पिछली बार इकोसिस्टम आए तो अब की बार वो दूसरी टर्म आए। और दूसरी टर्म बताइएगा कि कौन सी टर्म थी और किसने दी है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से है, और यही बुक्स इसमें आ गया है कि लिस्ट मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये बड़ी आसानी से आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर। जेनी डीवाई बहुत कॉमन बुक है, ये विडाल डी ब्लास ने दी है, तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, और फर्स्ट का फोर्थ आपको कहीं भी दिख रहा है तो वो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, और हम एक ऑप्शन एलिमिनेट करके बड़ी ही आसानी से इसका आंसर निकाल लिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और टोपोफिलिया, टोपोफिलिया जो है त्वान ने, ये थोड़ा मुश्किल वर्ड था और मेरे को भी नहीं पता था, मैं सच बता रहा हूँ, कि आने दिया। मैंने एलिमिनेशन से ही आंसर किया है। जरूरी नहीं कि आपको चारों चीजें आती है, और जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये चारों चीजें आती है। चारों चारों के नाम और इनके स्कॉलर्स राइटर्स का नाम हर किसी को नहीं पता होता। तो आप कोशिश कीजिए कि चारों करने का प्रयास करें। अगर आपको चारों नहीं आ रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से एलिमिनेशन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और एक वार्निंग मैं आपको पहले ही दे देता हूं कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि हम अगर नेट के पीवाईक्यू भी उठाते हैं तो हमें 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें तो अपने आप उसका आंसर हमें पता चल जाता था। और 2024 तक के पीवाईक्यू उठाएं तो हमें ये पता चलेगा कि हम ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट कर दें 2 ऑप्शंस को, तो बड़ी आसानी से आंसर निकल जाएगा। लेकिन पिछले साल कुछ हुआ यूं कि आपको अगर 2 ऑप्शंस के आंसर भी पता है तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, और एक आपको आपको ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होगा। आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो पिछली बार थोड़ा सा वो नहीं थी आपके लिए, तो आपको इस बार थोड़ी सी तैयारी अच्छी रखनी होगी, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चंस एलिमिनेट नहीं हो रहे थे, और मेरे को भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा, और थोड़ा सा एंट्रेंस मेरे लिए अनसर्टेन हो गया। जहाँ मेरे को लग रहा कि बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कि फिर मेरे को लगा कि कैसे भी हो जाए, और जेएनयू नहीं तो बीएचयू जरूर मिल जाए। चलो वो तो भगवान की दया रही। हर किसी का मानना होता है, कोई भगवान मानता है कोई नहीं मानता, मैं मानता हूँ। तो भगवान की ही कृपा रही कि मेरा हो गया। क्या पता न होता तो बीएचयू तो मिल ही जाता, क्योंकि मैं डीयू में ले नहीं सकता था। मेरे बस की बात थी। चलिए अब
आज इसी के साथ हम इसी सेशन को समाप्त करते हैं और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करवाई और थोड़ा अच्छा लगा होगा आपको सेशन। और आप मुझे भी अच्छा लगा कि मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और जितने ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। आप भेज सकते हैं जिससे मेरे को थोड़ी सहायता मिले और मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी नई वीडियो बनाऊं। और आप कंपटीशन कम करने के चक्कर में कहीं आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ना करें। तो ऐसा नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ये सच है। ये सच है। आपको बहुत थोड़े समय में रियलाइज होगा कि मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मेरा कहीं ना कहीं मेरा ज्ञान बढ़ाने का तरीका है। मैं खुद पढ़ता हूँ पहले, फिर औरों को पढ़ाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा मेरा भी फायदा है। और आप अगर किसी और को मतलब अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर करोगे, वो क्वेश्चंस देखेगा, वो थोड़े कवर करेगा, वो नए टॉपिक पढ़ेगा, उसके साथ आप डिस्कशन करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके भी नॉलेज में इंक्रीज होगा। आपको तो एक ही सीट चाहिए और जेएनयू में 70 सीटें प्रोवाइड करवाता है जेएनयू ज्योग्राफी की। तो आप अपने दोस्त को कम से कम अपना कंपटीटर न समझे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।